वेलकम एवरीवन। अगर आप भी डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो डीएसएसबी की टीचिंग मैथोडोलॉजी का यूनिट 2 टॉपिक 6 पर हम आ गए हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। या इसके अलावा केवीएस, नवोदय या अभी जो एचएसएससी के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं पेडागोजी, उसमें भी ये टॉपिक है। ठीक है, तो सारे टॉपिक हमने करवाए हुए हैं। एचएसएससी की अलग से प्लेलिस्ट है, केवीएस की अलग से प्लेलिस्ट है, फुली कवर है, सारे टॉपिक्स हैं विद एमसीक्यूज़। तो उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको अवेल कर सकते हो। इसके अलावा आज का जो टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, इसे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज के जो सब टॉपिक्स हैं वो क्या रहने वाले हैं कि फैक्टर्स, पहले तो हम ये देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स अफिलिएटेड हैं या एसोसिएटेड हैं लर्निंग के साथ। ठीक है, उसके बाद जो इसके टाइप्स हैं यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, स्कूल से रिलेटेड फैक्टर्स और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड फैक्टर्स, इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पूरा जो कंटेंट है हमने एनआईएस और इग्नू की पीडीएफ से कवर किया है, जिसके अंदर केवीएस में डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है देखने को मिले थे। ठीक है, हमारी जो जितनी भी वीडियोस हैं उनकी पीडीएफ अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ले सकते हो इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा नई वीडियोस के अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल है नेल स्टडी टाइम ऑफिशियल के नाम से, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑल राइट, तो अभी हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से एसोसिएटेड है लर्निंग के साथ, कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारी लर्निंग को या हमारे सीखने को अफेक्ट करेगा। तो ये है L इज इक्वल टू एफ इंटू ई एफ प्लस पी एफ। अब देखो L क्या है, हमारी लर्निंग। तो ये कहता है सीखना जो है वो किसके बराबर है, F यानी जो फंक्शंस हैं, किसके फंक्शंस हैं, इनटू में क्या है, ई एफ इंटू पी एफ। ई एफ क्या होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर यानी आपके पर्यावरण से संबंधित कारक, और पीएफ क्या होते हैं, पर्सनल या साइकोलॉजिकल फैक्टर, आपके खुद से संबंधित कारक। ठीक है, तो जब आप इसका सीधा सीधा इस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि जब आपके पर्सनल और आपके एनवायरमेंट का इंटरेक्शन होता है, फंक्शन होता है आपस में, तो क्या होती है, आपकी लर्निंग होती है। ठीक है, तो ये जो है लर्निंग होती है। तो लर्निंग के साथ क्या क्या एसोसिएटेड है, आपके फैक्टर्स, आपके पर्सनल जो भी हैं, ठीक है, उसके अलावा आपके एनवायरनमेंट में जो भी है और उसका जो इंटरेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल, स्कूल से रिलेटेड और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड फैक्टर्स जो है हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ से समझ लेते हैं, ये आप हो, ठीक है, ये आपके अंदर की चीज़ें हैं, जो भी है एक्सप्रेशन, मोटिवेशन, आपका वे ऑफ थिंकिंग, वो सारी चीज़ें, ये आपके सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है और ये वर्ल्ड है। इसके साथ क्या करते हो, आप इंटरेक्ट करते हो। तो टू वे इंटरेक्शन होता है, एनवायरनमेंट जो है वो भी आपके साथ इंटरेक्ट करता है और आप जो होते हो आप भी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हो। ठीक है, तो ये इंट्रा इंडिविजुअल और एक्स्ट्रा इंडिविजुअल फैक्टर्स में आता है। देखो इग्नू से ये मैंने लिया है। ठीक है, तो एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। जो पर्सनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है इसमें बहुत सारे हैं, तो ठीक है, ये बहुत लेंदी है, इसे बहुत अच्छे से समझना, इसकी इम्प्लीकेशंस को भी अच्छे से समझना। पर्सनल, व्यक्तिगत यानी मनोवैज्ञानिक कारक। तो जो पर्सनल फैक्टर्स हैं इन्हें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपकी खुद की मनोस्थिति और आपके अंदर जो है ना उससे रिलेटेड होता है। जैसे कि बिकॉज दीज आर द इंट्रा और विद इन इंडिविजुअल फैक्टर्स, की एक व्यक्ति के अंदर के जो कारक हैं वो क्या हैं, जैसे कि आपकी इंटेलिजेंस, आपका मोटिवेशन, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एट्सेट्रा, विच प्री डिस्पोज एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स लर्निंग, जो एक व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करते हैं। कि आपके जो भी फैक्टर्स हैं जो आपको अंदर से यानी आपका मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, जो सीखने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, ये आपके पर्सनल फैक्टर्स हैं। अब इन सभी पर्सनल फैक्टर्स को एक एक करके डिटेल में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट था पर्सनल और इसमें 1.1 यानी इसका पहला है इंटेलिजेंस। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी टू ए न्यू एनवायरनमेंट और टू चेंजेस इन द करंट एनवायरनमेंट, एक नए वातावरण के अनुकूल या वर्तमान परिवेश में परिवर्तन की क्षमता। ठीक है, और इसे प्राप्त करने की क्षमता,
कारण और अमूर्त विचार और संबंधों को समझने की क्षमता। देखो इंटेलिजेंस क्या होती है ना, हमारी बुद्धि जो है हम कितनी अच्छी है, वो कितना अडेप्ट कर पाती है, कितनी नॉलेज को एक्वायर कर पाती है, कितनी कैपेसिटी है उसके पास, कितनी एबिलिटीज़ हैं हमारे पास कि हम रीजनिंग कर पाएँ, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त विचार कर पाएँ, या अपने अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको संभाल पाएँ। तो इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होता है लर्निंग में, क्योंकि ये हमारी एबिलिटी को डिफाइन करती है कि हम कितना एबल हैं अपने सराउंडिंग में अडेप्ट करने के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए, रीजनिंग करने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए, है ना। एबिलिटी टू इवेलुएट जज कैपेसिटी फॉर ओरिजिनल प्रोडक्टिव थॉट, ये एक तरीके की क्षमता होती है जिसमें हम मूल्यांकन और न्याय जो है हम यहाँ पे कर पाते हैं, तो हमारे कितने प्रोडक्टिव थॉट्स जो है वहाँ पे होते हैं। अब एक डेफिनेशन दी है इंटेलिजेंस की एल्फ्रेड बिने ने 1916, जजमेंट अदरवाइज कॉल्ड गुड सेंस, प्रैक्टिकल सेंस, इनिशिएटिव, द फैकल्टी ऑफ अडेप्टिंग वन सेल्फ ऑफ सर्कमस्टांसेस, ऑटोक्रिटिक। ये कहते हैं कि ये इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, इज अ काइंड ऑफ जजमेंट, कि एक जजमेंट अदरवाइज कॉल्ड गुड सेंस, कि आप इसे या तो एक जजमेंट कह सकते हो या फिर इसे एक अच्छी समझ कह सकते हो, या एक व्यवहारिक अर्थ, पहल, खुद को परिस्थितियों की आत्म आलोचना के अनुकूल बनाने का संकाय, ये जो इंटेलिजेंस जो होती है कि आप किसी भी सरकमस्टांस में, किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट कर जाओ, ठीक है। इंटेलिजेंस क्वोशेंट, यानी आपकी बुद्धि लब्धि जो है वो कितनी है। अब इंटेलिजेंस क्वोशेंट, ये फैक्टर क्यों डिस्कस किया जा रहा है इंटेलिजेंस यहाँ पे, और इसकी इम्प्लीकेशन क्या है कि जितना इंटेलिजेंस आपके अंदर है, जितनी इंटेलिजेंट आप हो, तो उतना ही बेटर तरीके से जो भी फैक्टर्स होंगे आप उनके साथ डील कर पाओगे, एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर पाओगे, है ना। तो उतनी ही आपकी लर्निंग भी बेटर होगी, सिंपल सी बात है। तो जिन भी इंडिविजुअल्स का हाई इंटेलिजेंस क्वोशेंट यानी हाई आईक्यू होता है, आर मोर ईयर्स, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक एजुकेशन के साथ जुड़े रहते हैं, जॉब्स के साथ हाइयर स्टेटस और हाइयर इनकम वो अचीव करते हैं, और ऐसा यूजुअली देखा गया है, ठीक है। इंटेलिजेंस इज सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड विद सक्सेसफुल ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस आउटकम्स। जो इंटेलिजेंस है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, सफल प्रशिक्षण और प्रदर्शन परिणामों के साथ इसका महत्वपूर्ण संबंध है। ऑलराइट, अब जो अभी के रिसेंट आईक्यू टेस्ट है ना, जो अभी के टाइम पे आईक्यू टेस्ट लिए जाते हैं, ये किससे इन्फ्लुएंस है, कैटल हॉर्न कैरोल की थ्योरी से। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो आईक्यू टेस्ट हैं वो कहाँ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, वो है कैटल हॉर्न कैरोल की थ्योरी से। Under it, there are 10 broad abilities that in turn are subdivided into 70 narrow abilities. इसके अंदर 10 broad abilities हैं। broad abilities कितनी है, 10, और उसके अंडर भी वो भी कितने में डिवाइडेड है, 70 narrow, 70 छोटी छोटी abilities में वो डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये जो 10 broad abilities हैं ये यहाँ पर हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 10 broad abilities है, ये क्षमताएं कौन कौन सी हैं। पहली है फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी द्रव्य बुद्धि, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो मात्रात्मक तर्क आप करते हो, और ये इनकी नोशंस है GQ, GC, GF, GRW, इनसे इन्हें क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। चौथी है रीडिंग और राइटिंग एबिलिटी। अब इनमें से कोई भी इस तरीके से ये आपको ध्यान रखनी है, ब्रॉड एबिलिटीज़, कोई भी क्वेश्चन जो है यहाँ से वो पूछा जा सकता है। फिफ्थ है शॉर्ट टर्म मेमोरी, GSM जिसे कहा जाता है, अल्पकालिक स्मृति। लॉन्ग टर्म स्टोरेज एंड रिट्रीवल जिसे GLR कहा जाता है, दीर्घकालिक भंडारण और पुनर्प्राप्ति। आपकी विजुअल प्रोसेसिंग, दृश्य प्रसंस्करण, GV, ऑडिटरी प्रोसेसिंग, GA, श्रवण प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग स्पीड, आपकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो कितनी है, GS, डिसीजन रिएक्शन टाइम या रिएक्शन स्पीड आपकी कितनी है, ठीक है, GT। तो ये 10 ब्रॉड एबिलिटीज़ जो हैं वो इसके अंदर दी हुई हैं, किसकी थ्योरी में, कैटल हॉर्न कैरोल की थ्योरी में, और इसके अंडर कितनी है, 70 में सब डिवाइडेड है ये, ठीक है। नेक्स्ट एक थ्योरी है इंटेलिजेंस की इम्पॉर्टेंट। अब ये इंटेलिजेंस को इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि फैक्टर्स में दिया हुआ है, और इन सारी थ्योरीज जो हैं इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रायर्किक, ट्राई मतलब त्रिकोणीय सिद्धांत। अब इसमें 3 टाइप की होती है इंटेलिजेंस, एक तो है एनालिटिक इंटेलिजेंस, दूसरी है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, और तीसरी कौन सी है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। अब जो एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक बुद्धि है, जिसमें आप
विश्लेषण से रिलेटेड चीज़ें हैं। थ्रू विच इंटेलिजेंट इज एक्सप्रेस्ड, इसके अंदर क्या होती है, मेंटल प्रोसेसेस, क्या मानसिक प्रक्रियाएं इसके अंदर आती हैं। अब आपकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस, यानी आप कितने क्रिएटिव हो, कितने कलात्मक हो आप। व्हेन एन इंडिविजुअल इज एंगेज्ड इन ऑटोमाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क, कि किसी भी प्रदर्शन को स्वचालित बनाने में जब एक इंडिविजुअल लगा होता है तो वहाँ पे कौन सी इंटेलिजेंस आती है, उसकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस, कि वो कितना क्रिएटिव है उसका माइंड। तीसरी है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, व्यवहारिक बुद्धि, जो व्यवहार में हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ पे चाहिए होती है, सोशियो कल्चरल सिचुएशन में, जहाँ पे आपको अडेप्ट करना है, ठीक है, चूज़ करना है, शेप करना है, एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगी आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है इनकी विशेषताओं पर ही बन के आता है कि किस तरीके की इंटेलिजेंस में जो है मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, या जो है ऑटोमाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ टास्क किस तरीके की इंटेलिजेंस में होता है, क्रिएटिव में, एनालिटिकल में, प्रैक्टिकल में, ठीक है। वेयर अडेप्टेशन टू सिलेक्शन ऑफ शेपिंग ऑफ एनवायरनमेंट, कहाँ पे हम अडेप्ट करते हैं, तो वो हमारी, जब हम किसी नए सराउंडिंग में जाते हैं या अडेप्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारी कौन सी इंटेलिजेंस जो है काम में आती है, प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, और जो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसी तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर हम इसमें इंक्लूड करेंगे तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। क्वेश्चंस की जो सीरीज़ होगी ना, एमसीक्यू सीरीज़, वो टॉपिक वाइज अलग से लेकर आएंगे हम। अभी हम सिर्फ कंटेंट को अच्छे से कवर कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, होवर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस, एकाधिक बुद्धि, ठीक है। और ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसने दी है ये, होवर्ड गार्डनर ने। इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस जो उसके कितने एरियाज़ हैं, 8, कितने, 8 एरियाज़ हैं। पहला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी भाषाई बुद्धि, जो कवियों में होती है ना, जो पोइट्स होते हैं वो लिखते हैं, कविताएं लिखती हैं, उनके अंदर क्या होती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी तार्किक गणितीय बुद्धि। ये किस में होती है, जो मैथमेटिशियंस होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, उनमें होती है। नेक्स्ट इज स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल यानी स्थानिक, स्थान से रिलेटेड, यानी जो लोग स्थानों को अच्छे से समझते हैं, तो यहाँ पे इंजीनियर आ सकता है, या फिर जो मैप्स बनाते हैं लोग वो आ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी संगीत में बुद्धि, यानी जो सिंगर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉडीली काइनेस्थेटिक, बॉडीली यानी आपका शरीर, और काइनेस्थेटिक यानी उसकी मूवमेंट, तो शारीरिक गतिज बुद्धि। ये किसके अंदर ज़्यादा प्रबल होती है, जो डांसर्स होते हैं वो कैसे स्टेप कर लेते हैं ना। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी इंटरपर्सनल यानी आप अपने और दूसरे लोगों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। जैसे काउंसलर होता है, उसके पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। इंट्रापर्सनल होती है कि आप अपने खुद के बारे में कितना जानते हो। तो जैसे जो सागीज होते हैं, संत होते हैं, ऋषि होते हैं, मेडिटेशन जो लोग करते हैं, है ना, वो। नेक्स्ट इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जैसे गार्डनर है, माली है ना, तो ये उसकी नेचुरलिस्टिक प्रकृति के बारे में बहुत अच्छी समझ होती है। तो थ्योरी, होवर्ड गार्डनर की थ्योरी में 8 एरियाज़ हैं, और वो ये हैं। और किसी भी सारे एरियाज़, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का भी पूछ लेंगे कि कोई एक एग्जाम्पल आपसे दे सकते हैं कि भाई ये बताओ कि जो मैप्स बनाते हैं उनके पास किस तरीके की बुद्धि जो होती है, तो वहाँ पे क्या आएगा, स्पेशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है इंटरनल में या हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में, वो है मोटिवेशन। इंटेलिजेंस को हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, अब हम मोटिवेशन को कवर करेंगे। मोटिवेशन में बी रिगार्डेड एज समथिंग विच कंपेल्स एंड एनर्जाइज एन इंडिविजुअल टू एक्ट और बिहेव इन ए पर्टिकुलर मैनर। देखो आज के टाइम पे तो मोटिवेशन इतना चल रहा है कि मोटिवेशन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई प्रेरणा क्या होती है। सीधी सी बात है, हमें काम करने के लिए हमारे अंदर से आ रहा है कि हमें ये काम करना है, वो क्या है, मोटिवेशन है, प्रेरणा है, ठीक है। अब हमें किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अटेन सम स्पेसिफिक गोल और पर्पस, हम कोई स्पेसिफिक कोई एक काम ऐसा है जो करना चाहते हैं, कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए हमें आज के टाइम पे क्या चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होता है। मोटिवेशन में ऑल्सो भी फॉर्मली डिफाइंड एज एन इंटरनल स्टेट, और ये हमारी इंटरनल यानी आंतरिक स्टेट ही होती है, हमारी मन की स्थिति होती है, जिसमें हम अरोज डायरेक्ट्स एंड मेंटेन्स एंड बिहेवियर, अब हमारा जो व्यवहार है वो उत्तेजित होता है, निर्देशित होता है, और अपने व्यवहार को हम बना के रखते हैं। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मोटिवेशन, उस व्यवहार को आप बना के रखते हो कि हमें तैयारी करनी है, हमें फोकस्ड रहना है, तो वो मोटिवेशन है अंदर से कि आपको जॉब लेनी है, ठीक है। तो मोटिवेशन का तो सबको पता ही है अच्छे से। मोटिवेशन अफेक्ट्स लर्निंग, कैसे अफेक्ट करता है मोटिवेशन लर्निंग को।
मोटिवेशन डायरेक्ट्स बिहेवियर टुवर्ड्स पर्टिकुलर गोल। जो प्रेरणा है वो हमारे बिहेवियर को किस तरफ मोल्ड करती है, एक गोल की तरफ निर्देशित कर देती है, जो भी हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी तरफ कर देती है। ठीक है, इसी तरीके से तो वो लर्निंग को अफेक्ट करेगी। अब ये जो पढ़ रहे हैं ना हम, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही इम्प्लीकेशंस है मोटिवेशन की। जैसे जो इंटेलिजेंस है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं एक लर्नर की उसमें, तो वो वही इम्प्लीकेशंस है। तो ये इम्प्लीकेशंस है मोटिवेशन की, कि वो आपका जो बिहेवियर है उसको आपके गोल की तरफ डायरेक्ट कर देती है। मोटिवेशन लीड्स टू इंक्रीज एफर्ट एंड एनर्जी, की मोटिवेशन से आप अपने प्रयास और अपने जो भी अपने गोल को अचीव करने के लिए आप एफर्ट्स लगा रहे हो, एनर्जी जो है उसको बढ़ा देती है। अगर आप डाउन फील कर रहे हो, अगर मोटिवेट हो गए तो फिर से एनर्जी आ जाती है ना। मोटिवेशन इंक्रीजेज इनिशिएशन ऑफ एंड परसिस्टेंस इन एक्टिविटीज़, के प्रेरणा से आपको प्रेरणा मिली कोई काम करने की, तो वहाँ पे आप इनिशिएशन लोगे, है ना, शुरू करोगे किसी काम को, और परसिस्टेंस और उसमें दृढ़ता को भी बनाए रखो, मतलब दृढ़ बने रहोगे मोटिवेशन से ही। या अगर प्रेरणा है तभी उस काम में लगे रहोगे, अदरवाइज कुछ ऐसा हो जाएगा अनप्लीजेंट तो छोड़ देंगे, वैसे नहीं। तो मोटिवेशन किसी भी काम को शुरू करने की प्रेरणा देती है, और उसमें बने रहने का भी वो सारी चीज़ें होती है, प्रेरणा ही तो होती है। मोटिवेशन अफेक्ट्स कॉग्निटिव प्रोसेस, और जो अभी प्रेरणा है हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करती है। मोटिवेशन डिटरमाइंस विच कॉन्सिक्वेंसेज आर री इन्फोर्सिंग एंड पनिशमेंट। अभी प्रेरणा से ये भी पता चलता है कि कौन से परिणाम जो हैं प्रबल करने चाहिए या जिनको बढ़ावा देना चाहिए, और कौन से पनिश करने चाहिए, कौन से दंड देने चाहिए। तो मोटिवेशन जो है, क्योंकि वहाँ से मोटिवेशन जो है हमें पता लग जाता है कि द थिंग विच वी आर डूइंग, जो काम हम कर रहे हैं हम उससे सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं, सही किया है या नहीं। ठीक है, मोटिवेशन ऑफन एनहांसेस परफॉर्मेंस, और ये हमारे प्रदर्शन को भी बढ़ाती है। अब मोटिवेशन कितने टाइप का होता है, प्रेरणा कितने प्रकार की होती है, दो तरीके की होती है, हमें पता है। एक होती है इंट्रिंसिक और एक होती है एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन तो बन के आता ही है इन पे। इंट्रिंसिक जो है आंतरिक प्रेरणा होती है, जो आपको खुद से अंदर से आती है, कि भाई आपका कोई स्वार्थ नहीं है कि किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ के लिए चाहिए, आपको उस काम को करने में मज़ा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो वो क्या है, इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक ये है कि आप किसी रिवॉर्ड के लिए वो काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को कहा कि अगर आपके ग्रेड्स इतने अच्छे आए तो आपको साइकिल दिलाएंगे। अब मोटिवेशन क्या है, वो साइकिल की वजह से बच्चा पढ़ रहा है, वो इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि उसको पढ़ना है। ठीक है, और अगर कोई ऐसे कर रहा है कि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो कैसा है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नाउ थर्ड जो साइकोलॉजिकल या पर्सनल फैक्टर है हमारा, वो है मैच्योरेशन फॉर रेडीनेस टू लर्न, कि सीखने की तैयारी के लिए परिपक्वता। अभी एक बात बताओ, जब आप मान लो 2 साल के हो और आपसे कहें कि आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझाओ, इज इट रिलेटेबल? ऑफ कोर्स नॉट, है ना। तो मैच्योरेशन, जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाते, आपकी एक एज होती है पर्टिकुलर जिस पे आप पर्टिकुलर टास्क जो है परफॉर्म कर सकते हो, जो हमने डेवलपमेंटल टास्क भी पढ़े हैं। ठीक है, तो मैच्योरेशन जो है ये कैसे अफेक्ट करता है, तो मैच्योरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। परिपक्वता एक जो है प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसके अंदर जैसे जैसे स्टेजेस, डेवलपमेंट की स्टेजेस बढ़ती जाएंगी, रिजल्टिंग इन फंक्शनली प्रिपेयरिंग एन इंडिविजुअल टू एक्वायर मास्टरी ओवर हिज एनवायरमेंट। तो वैसे वैसे क्या होता चला जाएगा, अपने एनवायरमेंट पे जो इंडिविजुअल है मास्टरी हासिल कर लेगा, महारत हासिल कर लेगा। ठीक है, धीरे धीरे अगर उसके डेवलपमेंटल स्टेजेस पे उसको सही से सब कुछ मिला तो वो सारी स्किल्स अचीव कर लेता है। जैसे 4 साल का बच्चा है, कैन नॉट वॉक सिंस इट लैक्स द फिजिकल मैच्योरेशन। 4 साल का बोल रही हूँ, 4 महीने का, सॉरी 4 महीने का बच्चा जो है वो चल नहीं सकता क्योंकि वो फिजिकली मैच्योर अभी नहीं हुआ है। ठीक है, सिमिलरली इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर 5 year old टू कमेंट ऑन डेमोक्रेसी। वैसे ही 5 साल का जो बच्चा है वो कैसे डेमोक्रेसी पे कमेंट कर सकता है ना। वैसे ही कुछ कैसे बातों बातों में वैसे कुछ कह दे तो कह दे, लेकिन एक जो मैच्योर टॉक जो है, एक सही तरीके की बात जो है वो बच्चा नहीं कर पाएगा, ना वो उसको समझ पाएगा। तो यही है मैच्योरेशन, कि जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाते तब तक जो है आप उस चीज़ को अच्छे से उस चीज़ को या उस टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है इमोशंस, यानी हमारी भावनाएं। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये हमने केवीएस में भी पढ़ा था, क्वेश्चन भी आया था कि इग्नोर
अगर किसी फील्ड को किया जाता है तो बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट, उनके इमोशंस जो है उसको हमारे एजुकेशन सिस्टम में इग्नोर किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इमोशंस आर द फीलिंग्स दैट कलर आवर लाइव्स। भावनाएं वो चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में रंग भरती हैं एंड अलाउज अस टू एक्सपीरियंस ऑल द जॉयज़ एंड सॉरोज ऑफ लाइफ। भाई जिससे ज़िंदगी के जो सुख वाली चीज़ें और जो दुख वाली चीज़ें हैं उनका अनुभव हम किससे करते हैं, इमोशन से ही करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इमोशन इज़ एन अफेक्टिव एक्सपीरियंस। जो भावना है, अब ये डेफिनेशन जो है वो आ सकती है कि किसने दी थी, तो इमोशन एक अफेक्टिव एक्सपीरियंस है, एक भावात्मक अनुभव है दैट अकम्पनीज जनरलाइज लीनियर एडजस्टमेंट टू मेंटल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट्स। जो क्या करता है, एडजस्टमेंट करता है हमारी जो मेंटल और जो हमारी जो हमारी मानसिक और शारीरिक जो भी जिस भी अवस्था में हम हैं इन द इंडिविजुअल दैट शोज इट सेल्फ इन इज ओवर्ट बिहेवियर। ठीक है, और वो हमारे फिर प्रत्यक्ष व्यवहार में दिखता है। जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं चाहे मेंटल लेवल पे चाहे शारीरिक लेवल पे, और वो हमारे बिहेवियर में जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, तो वो एक अफेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट, हमारी रुचियाँ। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है लर्निंग में। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी फील्ड से रिलेटेड अगर किसी उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस काम को कैसे करोगे, आपकी लर्निंग तो डाउन चली जाएगी ऑब्वियसली। तो इंटरेस्ट जो है are actually deep rooted constructs and are determined by the need structures of an individual। रुचियाँ कैसी होती हैं, गहरी होती हैं और व्यक्ति की आवश्यकता संरचना द्वारा निर्धारित की जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है पढ़ाई करता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, मैथ्स पढ़ता है क्योंकि उसका मैथ्स में इंटरेस्ट है, दूसरा कोई सब्जेक्ट जो है उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसकी रुचि वहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पे उसकी वो क्या लर्निंग क्या हो जाएगी, डाउन। इम्प्लीकेशन यही है इंटरेस्ट की कि जितना अच्छा आपने क्रिएट किया उतनी लर्निंग जो है आपकी बेटर होती चली जाएगी, और जहाँ पे आपका इंटरेस्ट या कोई भी फैक्टर जो है वो अच्छे से काम नहीं किया वहाँ पे लर्निंग जो है वो डाउन चली जाएगी, है ना। एन इंडिविजुअल विद स्ट्रॉन्ग सोशल नीड्स सच एज बिलोंगिंगनेस, affiliation, recognition will direct all his energies into activities। एक व्यक्ति जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग सामाजिक जो है उसकी आवश्यकताएं हैं, जैसे बिलोंगिंगनेस चाहता है, वो चाहता है अपना अच्छा घर हो, अफिलिएशन से सोसाइटी में अपनी एक पहचान बनानी है। ठीक है, और तो वो क्या करता है अपनी सारी एनर्जी को एक्टिविटीज़ में लगा देता है विच अनेबल हिम हर फुलफिल दीज नीड्स, कि जिन एक्टिविटीज़ से जिन गतिविधियों से उसे वो चीज़ मिल जाए जो वो पाना चाहता है। मीटिंग पीपल, गोइंग टू क्लब्स, एसोसिएशन, पार्टी मीटिंग्स एक्सेट्रा, ये उसके इंटरेस्ट में कुछ चीज़ें जो हैं शामिल होती हैं, उनको ये पसंद होता है। जैसे आपको अगर क्लब में जाना होता है तो आप वहाँ पे जाने की कोशिश करते हो, जाते हो, पार्टीज़ में जाते हो, मीटिंग्स में जाते हो, या फॉर एग्जाम्पल सिंपली यहाँ पे हम लोग जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि हमें जॉब चाहिए, हमें एक बिलोंगिंगनेस चाहिए, हम अपनी नीड्स जो है उनको फुलफ़िल करना चाहते हैं। जैसे ये जो है हमारी इनर नीड है, कोई भी नीड है हमारी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा इंटरेस्ट होगा, यानी हमारी रुचि होगी, और फिर उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है हम लर्न करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, और ये जो नीड है यही हमें री भी जो है प्रोवाइड करती है इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड, कि जब आपने लर्निंग करके या कोई भी काम करके उसको एक्वायर कर लिया है तो वो नीड आपकी सेटिस्फाई हो जाती है, और फिर वो री की तरह एक्ट करेगी। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में सिक्स्थ, एटीट्यूड, आपकी मनोवृत्ति, आपका एटीट्यूड जो है वो कैसा है, चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हो, उनके तरफ आपका रवैया क्या है, लर्निंग की तरफ, कि भाई अगर आपको कोई नई बुक आज गिफ्ट की जाए तो आपका उसकी तरफ रवैया क्या है, पढ़ोगे या किसी कोने में फेंक दोगे। ठीक है, तो समझ आया यहाँ पे। एटीट्यूड्स आर बोर्न आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड यूजुअली हैव ए नॉलेज एंड फीलिंग कॉन्टेंट। ठीक है, कॉम्पोनेंट। तो जो आपका दृष्टिकोण है वो सामाजिकरण की प्रक्रिया से, और जो नॉलेज आपने गेन की है अपने अनुभवों से या जो आपके पास भावनाएं हैं उनका एक घटक होता है आपका एटीट्यूड। वी हैव एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड पर्सन। हमारे अपने दृष्टिकोण होते हैं वस्तुओं के प्रति, घटनाओं के प्रति और लोगों के प्रति भी, कि मैं इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या मैं इस पर्टिकुलर जो हुआ है इसके बारे में ये सोचता हूँ या ऐसा सोचती हूँ। ठीक है,
अवर एटीट्यूड्स में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। और हमारा एटीट्यूड जो है किसी चीज़ की तरफ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल इन द सेंस कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नेगेटिव इन द सेंस कि भाई जो हुआ सही नहीं हुआ, हम तो एग्री नहीं करते। पॉजिटिव मतलब जो हुआ अच्छा हुआ, है ना। तो ये हमारी मनोवृत्ति होती है। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनल या साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो होता है। It represents what an individual feels about himself, herself and his ability to perform and achieve. सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है वो अपने बारे में क्या फील करता है, वो अपने बारे में क्या सोचता है और अपनी एबिलिटीज़ कि वो क्या काम कर सकता है, क्या अचीव कर सकता है। ये सारा जो कॉन्सेप्ट होता है ये क्या होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज ए ब्रॉडर टर्म विच इंक्लूड्स द सब कैटेगरीज। अब जो आत्म अवधारणा है एक व्यापक शब्द है जिसमें उप श्रेणियाँ जो है वो शामिल होती हैं। अब देखो, पहली क्या है, सेल्फ इमेज, की हमारी अपनी छवि क्या है हमारे मन में। दूसरी है सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान। और तीसरा है सेल्फ एफिकेसी, आत्म प्रभावकारिता। ठीक है, तो इन तीनों को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। ये आपको सही से समझना है। थोड़ा सा माइनर अंतर जो है इनके अंदर होता है। सेल्फ इमेज, सेल्फ इमेज में क्या होता है, रेफर्स टू वंस ओन परसेप्शन अबाउट वन सेल्फ, कि आपकी अपने बारे में क्या धारणाएं हैं। जैसे व्हाट आर वन स्ट्रेंथ, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, क्या आपकी ताकत है, क्या आपकी क्षमता है। आपकी कमज़ोरियां जो है वो क्या है, आपकी लिमिटेशंस, सीमाएं क्या हैं, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। ये किस में आता है, सेल्फ इमेज में। इट यूजुअली बेस्ड ऑन द सेल्फ एनालिसिस और एनर्जीज इन द कोर्स ऑफ वंस रियल लाइफ एक्सपीरियंस, कि जो आपका जो जीवन के अनुभव हैं, ठीक है, उनके दौरान जो आपने आत्मविश्लेषण की है, ठीक है, या आपकी जो ऊर्जा है उसके ऊपर ये आधारित होता है। ठीक है, तो सेल्फ इमेज की अगर बात की जाए किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये सेल्फ एनालिसिस, की आपने अपने बारे में आत्मविश्लेषण जो किया है या फिर आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो क्या रहे हैं उसके बेसिस पे ये होता है ना। क्योंकि इवेंट जैसे जैसे होता जाएगा कि कोई काम हमें आज मिला और हम नहीं कर पाए, ठीक है, तो उसी के बेस पे हमारी सेल्फ इमेज बनी ना, कि नहीं भाई ये तो हमारी लिमिटेशन है, इतना ही कर सकती हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज सेल्फ एस्टीम। अब जो आत्मसम्मान है उससे क्या मतलब होता है, रेफर्स टू द वैल्यू पर्सन प्लेस ऑन हिमसेल्फ और हर सेल्फ, यानी वो प्लेस जहाँ पे आप अपने आप को रखते हो इस दुनिया में। ठीक है, आप अपने आप को कितना वैल्यू देते हो। ठीक है, सेल्फ इमेज तो थी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। अब सेल्फ एस्टीम, आपका आत्मसम्मान आपसे क्या कहता है कि आप अपने आप को कितनी वैल्यू देते हो। आप ये समझते भी हो कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो, या आप ये समझते हो कि आप तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हो, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, या फिर आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है सोसाइटी में। तो वो क्या होती है, सेल्फ एस्टीम, की आप अपने आप को कितना पॉजिटिवली लेते हो, किस पोजीशन पे आप अपने आप को देखते हो, कितना बेटर दूसरे लोगों से आप अपने आप को देखते हो। इट इज़ द आइडिया ऑफ वन हैज़ अबाउट हिज हर एट्रीब्यूट्स एंड एबिलिटी। यहाँ पे जो पर्सन है उसे अपनी विशेषताएं और अपनी क्षमताओं के बारे में उसे पता होता है, अपना आइडिया होता है कि मैं इतना कैपेबल हूँ आज के टाइम में, है ना। ठीक है, दीज आइडियाज़ आर नॉट, फॉर एग्जाम्पल एक आईएएस है ना, उसका अलग ही सेल्फ एस्टीम होता है, वो किस प्लेस पे अपने आप को देखता है। दीज आइडियाज़ आर नॉट ओनली बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, ये सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस नहीं होते एंड सेल्फ एनालिसिस, बट आर लोकेटेड विद इन द डोमेन ऑफ हाउ वन परसीव्स वंस एक्सेप्टेशन एंड रिकॉग्निशन बाय अदर्स। यहाँ पे जैसे सेल्फ इमेज थी उसमें किसके ऊपर बेसिस था, सेल्फ एनालिसिस पे, है ना, और पर्सनल एक्सपीरियंस पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपका जो आत्मसम्मान है, जो सेल्फ एस्टीम है, वो किस पे डिपेंड कर रही है यहाँ पे, कि आपने अपने आप को किस तरीके से एक्सेप्ट किया है और दूसरों ने आपको किस तरीके से मान्यता दी है या रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, उस पे उसके बेसिस पे होता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि सेल्फ एस्टीम किस पे बेस होता है, आपके आइडियाज़ पे, पर्सनल एक्सपीरियंस पे, एक्सेप्टेंस पे, रिकॉग्निशन पे, है ना, या लाइफ एक्सपीरियंस पे। तो ये जब क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे तो आपको यहीं से टैकल करना है, क्योंकि एवरी लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हमने सब कुछ अच्छे से कवर किया है। सेल्फ एफिकेसी रेफर्स टू ए पर्सनस बिलीफ इज एन आर एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन। अब जो आत्म प्रभावकारिता है उससे तात्पर्य क्या है, कि किसी व्यक्ति के कार्यों को करने की उसकी क्षमता में उसके विश्वास से है, कि
आपको बिलीव कितना है अपने ऊपर कि आप चीज़ों को कर पाओगे। क्योंकि आज के यूथ में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ही यही है कि भाई हम तो कर ही नहीं सकते, हमसे तो होगा ही नहीं, है ना। ये एक एटीट्यूड, बहुत बुरी बीमारी फैली हुई है कि हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा। ये जो फियर है ना फेल्योर का, तो ये सेल्फ एफिकेसी में आता है कि जिस बंदे के अंदर कितना एटीट्यूड है कि वो चीज़ों को कर सकता है। उसे अगर अभी बोल दिया जाए कि आपके लिए ये काम है या ऐसा करना है, तो उसका एटीट्यूड, उसकी सेल्फ एफिकेसी कितनी है, वो अपने आप को प्रभावित कर सकता है कि नहीं, कि मैं इस काम को कर सकता हूँ कि नहीं। वो एटीट्यूड जो है किस में आता है, सेल्फ एफिकेसी में आता है। देख रहे हो कितना माइनर माइनर डिफरेंस है तीनों टर्म्स में। सेल्फ एफिकेसी एड्रेसेस क्वेश्चंस लाइक, इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, विल आई बी सक्सीड और फेल, क्या मैं सक्सेस हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा, विल आई बी लाइक्ड और लाफ्ड एट, क्या मुझे लोग पसंद करेंगे या मेरे पे हंसेंगे, है ना। वी यूजुअली इमेजिन फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे पिछले अनुभवों हैं उनके बेसिस पे हम भविष्य के परिणामों की कल्पना यहाँ पे करते हैं। अब सेल्फ एफिकेसी अगर अच्छी है, हमारा ये एटीट्यूड है कि हम कर लेंगे चलो इस काम को, ठीक है, तो वहाँ पे लर्निंग बेटर होगी, हम एफर्ट डालेंगे। और जहाँ पे सेल्फ एफिकेसी अच्छी नहीं होगी तो वहाँ पे हम पीछे हट जाएंगे और हमारी लर्निंग भी वहाँ पे नहीं होगी, है ना। 1.8 यानी 8th जो है, लर्निंग स्टाइल, सीखने की शैली जो है वो क्या है। अब सीखने की अपनी अपनी शैलियाँ होती हैं, लोगों के अपने अलग अलग तरीके होते हैं सीखने के। इंडिविजुअल शो प्रेफरेंस फॉर डिफरेंट लर्निंग कंडीशंस, दीज आर कॉल्ड लर्निंग स्टाइल्स और लर्निंग प्रेफरेंस। तो जो सीखने की अलग अलग स्थितियाँ होती हैं या अलग अलग तरीके होते हैं, तो उनके लिए लोग प्रेफरेंस दिखाते हैं, है ना। जैसे देखते हैं, बाद में देखते हैं इसका एग्जांपल। तो जो अलग अलग तरीके या प्रेफरेंस जो लोग देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लर्निंग स्टाइल, यानी सीखने की शैली, या लर्निंग प्रेफरेंस, जो सीखने की प्राथमिकता हमने दी है। ईच इंडिविजुअल हैज़ ए यूनिक स्टाइल ऑफ लर्निंग। ये इंपॉर्टेंट है कि हर व्यक्ति की अलग एक अनूठी शैली होती है सीखने की। एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट्स लाइक टू सिट इन क्वाइट प्लेस, कुछ बच्चे शांत स्थानों पर बैठना पसंद करते हैं। वाइल सम अदर्स लाइक टू हैव म्यूजिक अकम्पनिंग देयर लर्निंग, जबकि कुछ लोगों को संगीत के साथ जो है अपनी शिक्षा ग्रहण करना पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, कोई तो ईयरफोन लगा के भी पढ़ लेता है और किसी को बिल्कुल शांति चाहिए होती है पढ़ने के लिए। तो यहाँ से आपको लर्निंग स्टाइल क्लियर हो गई होगी, सीखने की शैली की क्या होती है ना। अब पर्सनल फैक्टर्स जो हैं सारे पूरे होते हैं, बहुत लेंदी था ये। अदर जो फैक्टर्स हैं, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये उतना लेंदी नहीं है, तो अच्छे से उसको कवर कर लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट और ज़्यादा बनते हैं। तो सोशल कल्चरल फैक्टर्स, सामाजिक और सांस्कृतिक जो तत्व हैं या पर्यावरणीय जो कारक हैं, उनके बारे में अब बात करेंगे हम, ठीक है। तो सामाजिक सांस्कृतिक में सबसे पहले क्या आ गया, फैमिली। देखो भाई, परिवार, सोशलाइजेशन में हमने पढ़ा है कि सोशलाइजेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट कहाँ होता है, फैमिली में होता है, और प्राइमरी सोशलाइजेशन, और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यहाँ से हम कल्चर, अपने वैल्यूज़, बिलीव्स, हमारी थॉट प्रोसेसेस, सब कुछ तो अफेक्ट होता है फैमिली से। जहाँ पे हमने जन्म लिया है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं, वही सब कुछ तो हम अडॉप्ट करते हैं। तो फैमिली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है। नेक्स्ट है नेबरहुड एंड कम्युनिटी, जो आपका पड़ोस और समुदाय है जिसमें वो परिवार रहता है, वहाँ की क्या गतिविधियाँ हैं, वहाँ का क्या कल्चर है, वहाँ के लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे वो आपके साथ बिहेव करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें, वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, कितने स्कूल हैं, रूरल एरिया है या सिटी है, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, ठीक है। और सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी में क्या आ गया, कास्ट, क्लास, एथनिसिटी, रिलीजन एट्सेट्रा, यानी किस जाति में आपका जन्म हुआ है, किस क्लास में, मिडिल क्लास में हो, अपर क्लास में हो, या आप कितने एथनिक हो, आपका धर्म जो है, कौन से धर्म को आप फॉलो करते हो, आदि। तो यहाँ पे आप देखो, सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि आपकी कास्ट क्या है, आपके लोग जो है किस तरीके का के विचारधारा को फॉलो करते हैं, किस तरीके की थॉट प्रोसेस उनकी है, कैसा पहनावा है, कैसे वहाँ पे रहते हैं, कैसे उनके खाने पीने का तरीका है, चीज़ों से डील करने का तरीका है, क्या परंपराएं हैं, क्लास क्या है, रिच फैमिली में हो आप, पुअर में हो। ऑब्वियसली जो रिच में होगा उसको ज़्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जो पुअर में होगा उसको कम मिलेंगी, ठीक है। तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ की और इन सब की बात आ जाती है, ठीक है। एथनिसिटी, रिलीजन, किस धर्म को आप फॉलो करते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, कईयों का होता है वेज खाना, नॉन वेज खाना, नहीं खाना, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो ये कल्चर में चीज़ें ये सारी होती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो है लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, और ये आप लोग बहुत अच्छे से समझते भी हो, है ना।
तीसरा फैक्टर है स्कूल रिलेटेड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, जो विद्यालय से रिलेटेड फैक्टर्स हैं, जो जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है अब कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन सारा स्कूल से ही होता है ना। स्कूल में ही फ्रेंड्स भी मिलते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा थ्रू आउट द डे जो बिताता है वो स्कूल में अपने टीचर्स के साथ जो है वो स्पेंड करता है, फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पे स्कूल में क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, पहला तो है आर्टिफैक्ट्स एंड सिंबल, की कलाकृतियाँ और प्रतीक जो है स्कूल में किस तरीके के यूज़ किए जाते हैं, कैसी इसकी बिल्डिंग बनी है, ठीक है, कैसे डेकोरेट की हुई है और कैसे मेंटेन की हुई है, ये होता है आर्टिफैक्ट्स और सिंबल्स में। और जो बिल्डिंग है उसमें किस तरीके से लाइब्रेरी है, हॉल है या नहीं है, कंप्यूटर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं या नहीं है, किस तरीके के कोट्स आपने दीवारों पे लगाए हुए हैं, लिखे हुए हैं, थॉट प्रोसेस जो है वहाँ से दिखती है कि स्कूल का एम क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल से रिलेटेड फैक्टर सारे ही। वैल्यूज़, कि स्कूल के जो वैल्यूज़ है वो क्या है, मतलब जो प्रिंसिपल है या स्टाफ का जो काम करने का तरीका है, इंटरेक्ट करने का तरीका है, ठीक है, वो कैसा है, यानी स्कूल की जो विचारधारा है वो क्या है, वो शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं। अगर वो यही सोच रहे हैं कि हमें मार्क्स लेके आना, अपना बिजनेस बढ़ाना है, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि शिक्षा के जो एक्चुअल में उद्देश्य हैं जिसकी हमारी कंट्री को ज़रूरत है वो फुलफिल करने हैं, तो वैल्यूज़, मूल्य जो है स्कूल के यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा है अजम्पशंस, धारणाएं, वे मान्यताएं जो मानव स्वभाव के बारे में दी गई हैं, कि उन्होंने ह्यूमन नेचर को कैसा समझा है, कि वो लोग समझते भी हैं कि ह्यूमन नेचर कैसी होती है, या बच्चे जो हैं वो क्लीन स्लेट होते हैं, उनको सिखाना पड़ता है, उन्हें हम यहाँ से बना के भेजते हैं, वो सारी चीज़ें उनकी धारणाएं, वो उन चीज़ों को समझते भी हैं या नहीं है, या फिर उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि भाई चलो ऐसे ही है ये तो, है ना, या फिर सीरियसली लेके उस पर वर्क करते हैं, और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है वो स्कूल तैयार करता है या नहीं, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा स्कूल क्लाइमेट रिफ्लेक्ट्स द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्कूल, जो स्कूल का माहौल है, जो क्लाइमेट आपने बनाया हुआ है, वो ये आपको दिखाएगा कि आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, कि आपका मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है और भौतिक पहलू क्या है शिक्षा के बारे में। फॉलोइंग 8 एरियाज कंप्राइज स्कूल क्लाइमेट। अब जो स्कूल का क्लाइमेट है उसके अंदर ये 8 चीज़ें शामिल हैं, ठीक है, ध्यान से देखना इन सारियों को। अपेयरेंस एंड फिजिकल प्लांट, रूप और भौतिक पौधा, प्लांट यानी प्लांटिंग, यानी आपने किस तरीके से फिजिकली स्कूल को प्लांट किया है, बनाया है, ठीक है। फैकल्टी रिलेशंस, की आपका जो भी संकाय है, फैकल्टी है आपके पास, टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल, इन सब का, इनके रिश्ते कैसे हैं आपस में, अगर अच्छे हैं तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, स्कूल के लिए अच्छा होगा, बच्चों की लर्निंग के लिए अच्छा होगा, ठीक है। स्टूडेंट इंटरेक्शन, छात्रों के साथ बातचीत जो है वो किस प्रकार की जाती है, अच्छे से की जाती है, या फिर उनको ऐसे ही ग्रांटेड ले लिया जाता है कि चलो हम तो, इन्हें तो कुछ आता नहीं, हमें पढ़ाना है, हम अथॉरिटेटिव हैं यहाँ पे, और उनकी इंडिविजुअलिटी को अगर दबा दिया जाता है तो वो बिल्कुल सही नहीं है। और अगर उनको सेंटर में रख के सोचा जाए, उनकी लर्निंग को बेटर रखने के लिए सोचा जाए, तो वहाँ पे स्टूडेंट इंटरेक्शन जो है, किस तरीके से उनके साथ बातचीत, उनसे पूछा जाता है, उनकी लर्निंग नीड्स जानी जाती हैं, है ना। और स्कूल का लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन, एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट होता है स्कूल का कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग जो है स्कूल किस तरीके से लेता है, कितनी अच्छी उसकी पावर है। लर्निंग एनवायरनमेंट, नेक्स्ट इज़ लर्निंग एनवायरनमेंट, कि सीखने लायक वातावरण है भी या नहीं स्कूल में, कि मतलब कोई टूल, कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कोई और अपॉर्चुनिटी, कुछ गेम के लिए, स्पोर्ट्स वगैरह, कोई ग्राउंड या कोई और एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब वो सारी चीज़ें हैं या नहीं है, आपने लर्निंग एनवायरनमेंट, लाइब्रेरी वगैरह ये सारी चीज़ें बनाई हैं नहीं स्कूल में, कि ऐसे ही कोई डिसिप्लिन नहीं है, बस ऐसे ही घूम रहे हैं। तो लर्निंग एनवायरनमेंट प्रॉपर जो है वो होना चाहिए एक स्कूल के क्लाइमेट में। एटीट्यूड्स एंड कल्चरल स्कूल कम्युनिटी रिलेशन, कि स्कूल का दृष्टिकोण क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, मतलब वो कल्चरल फंक्शंस, और मतलब उसका क्या एक परंपरा है स्कूल की, क्या कौन सा कल्चर वो फॉलो करता है, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग फॉलो करता है, वो कॉग्निटिव लर्निंग फॉलो करता है, क्या करता है, उसके स्कूल के और कम्युनिटी के रिलेशनशिप्स कैसे हैं, कि मतलब स्कूल को बच्चों को अगर विजिट पे लेकर जाना है कम्युनिटी में, या कोई और चीज़, प्रोजेक्ट असाइनमेंट या इंक्वायरी बेस्ड चीज़ें देनी है, प्रोजेक्ट देनी है, तो वहाँ पे कैसा संबंध है स्कूल का कम्युनिटी के साथ, है ना। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे हैं यहाँ पे। चलो जी नेक्स्ट देख लेते हैं।
स्कूल का एनवायरनमेंट, अब जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है कैसा होना चाहिए, वो बहुत ही वेलकमिंग और कंड्यूसिव होना चाहिए लर्निंग के लिए। ये इसकी इम्प्लीकेशंस है स्कूल एनवायरनमेंट की, कि कैसा होना चाहिए। एक तो भाई वेलकमिंग होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए और सीखने के अनुकूल होना चाहिए। ए सोशल एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। और जो स्कूल का माहौल है, स्पेशली स्कूल के माहौल के बारे में ये एक्सप्लेन किया है कि इसमें कम्युनिकेशन, आपस में जो बातचीत होती है, ठीक है, संचार होता है, उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स का आपस में इंटरेक्शन हो, टीचर्स का हो। एन अफेक्टिव एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सेल्फ एस्टीम। एक स्नेहपूर्ण वातावरण होना चाहिए जो अपनेपन का और आत्मसम्मान की भावना को बढ़ावा दे बच्चों के अंदर। बच्चों को ये ना लगे कि वो वहाँ पे पैसिव हैं या फिर वो वहाँ पे छोटे हैं। उन्हें लगना चाहिए कि हाँ, ये स्कूल उनका है और उनकी आत्मसम्मान जो वहाँ पे उसको बढ़ावा मिले, सेल्फ एस्टीम को बढ़ावा मिले। एन एकेडमिक एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स लर्निंग एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। एक शैक्षणिक वातावरण है जो सीखने और आत्मपूर्ति को यहाँ पे क्या करता है, ये बढ़ावा देता है। ठीक है। फोर्थ है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड फैक्टर्स, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उससे संबंधित कारक। अब हमने पर्सनल फैक्टर्स डिस्कस कर लिए, एनवायरमेंटल से, सोशल, सोसाइटी, फैमिली, इन सब से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड। अब हम देखते हैं कि जो शिक्षा दी जा रही है क्लासरूम में, उससे संबंधित कारक जो है कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो ये है मेथड्स ऑफ लर्निंग, की कौन से तरीके हम लोग अपना रहे हैं। ठीक है, सीखने के, सिखाने के कौन से तरीके हम अपना रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स होने चाहिए। जो शिक्षार्थी है उस पे केंद्रित शिक्षण पद्धतियाँ जो है होनी चाहिए। दैट अलो यूजफुल टीचर प्यूपिल इंटरेक्शन, जिससे टीचर का और स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो। ठीक है, प्रूव्ड टू बी मोर हेल्पफुल इन एनहांसिंग लर्निंग, जिससे शिक्षा जो है या फिर जो हम सीख रहे हैं वो और अधिक प्रभावी बनेगा टू द अमंग द स्टूडेंट्स एज कम्पेयर टू टीचर डोमिनेटेड मेथड्स एंड टेक्निक्स। किसके कंपैरिजन में, अगर आप टीचर डोमिनेटेड मेथड्स ले रहे हो, टेक्निक्स ले रहे हो कि जिसमें टीचर डोमिनेट करेगा क्लासरूम में, और लर्नर सेंटर्ड जो है वो आप अप्रोच यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे लर्निंग उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड फैक्टर्स यही हैं, मेथड ऑफ लर्निंग। और इसका इम्प्लीकेशन ये है कि अगर आप लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यूज़ करोगे तो लर्निंग विल गो अप, और अगर लर्नर सेंटर्ड या टीचर डोमिनेटेड मेथड और टेक्निक यूज़ करोगे तो लर्निंग विल गो डाउन। ऑलराइट, दूसरा है टीचिंग लर्निंग में मीडिया का इन्फ्लुएंस। अब मीडिया दो तरीके का होता है, एक प्रिंट मीडिया, प्रिंटेड, और दूसरा नॉन प्रिंटेड मीडिया। ठीक है, प्रिंटेड में क्या आ गया, प्रिंटेड में आ गया आपके बुक्स जो आपके पास अवेलेबल हैं, और नॉन प्रिंटेड में क्या आ गया, देखो प्रिंट मीडिया रेफर्स टू टेक्स्ट, और प्रिंटेड मटेरियल जो टेक्स्ट है आपके पास, और जो प्रिंटेड मटेरियल जैसे किताबें हैं, ये इकोनॉमिकली और ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है पेडागोजिकल सोर्सेज में बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना, क्योंकि किफ़ायती होता है और परंपरागत रूप से यूज़ किया जाता है। लेकिन जो नॉन प्रिंट मीडिया है, जिसमें मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आते हैं, जिसके अंदर कंप्यूटर है ना, आप प्रोजेक्टर का यूज़ करते हो, आप ऑडियो विजुअल एड्स का या फिल्म दिखाते हो, या एवी जो डिवाइसेस हैं उनका आप यूज़ करते हो, तो वो कैसे हैं, नॉन प्रिंट मीडिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों तरीके की सामग्री जो है उसमें लर्निंग में निवेश होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड फैक्टर्स जो है डिस्कस हो गए हैं। नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर जो है हमारा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रहेगा। हमारी वीडियोस की पीडीएफ अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो इस नंबर पे सिर्फ आप व्हाट्सअप करो। अगर कोई क्वेरी है आपकी, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, या फिर आप टेलीग्राम में जो चैट ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे आप मेंशन करो। ठीक है, आपको कॉल नहीं करना है। नेल स्टडी टाइम ऑफिशियल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो नई वीडियोज़ के अपडेट के लिए। और स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट दिख रही होंगी, केवीएस की प्लेलिस्ट है, एचएसएससी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो वो प्लेलिस्ट है, और ये दोनों प्लेलिस्ट पूरी हैं। ठीक है, आप इनकी पीडीएफ भी अवेल करके पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये जो हमारी डीएसएसबी की प्लेलिस्ट है, ठीक है, जो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, इसमें हम डीएसएसबी की जो पीआरटी की, टीजीटी, पीजीटी की जितनी भी टीचिंग मैथडोलॉजी है वो सारी हम लाइन से कवर कर रहे हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हो, सारे लेक्चर्स यहीं पर ऐड होंगे। ठीक है गाइज, तो हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।